नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, 2 चरणों का चुनाव बीत चुका है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश की सत्ता ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जिसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल गई वो दिल्ली में या तो वो किंग मेकर बनता है या दिल्ली की सत्ता पर यानी केंद्र की सत्ता पर काबिज होता है। और राजनीतिक दलों को यह बात अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश जीतना कितना महत्वपूर्ण है। यानी उत्तर प्रदेश समझ लीजिए नॉर्थ इंडिया जीतने के बराबर है। इतनी सीटें किसी भी राज्य में भारत के नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को लेकर एक खास रणनीति बनाई जाती है। चुनाव से पहले वही रणनीति बीजेपी, इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने बनाई और इसी स्ट्रेटेजी के जरिए तरह तरह के दावे किए गए। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि 80 में 80 जीतेंगे और इंडिया अलायंस की तरफ से दावा किया गया कि 80 में 80 हरा देंगे। केंद्र में मौजूदा सरकार बीजेपी जो 400 पार की बात करती है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 80 में 80 जीतने का दावा और केंद्र में 400 पार जीतने का दावा उत्तर प्रदेश के ही बल पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है वो 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में बहुत हद तक साफ हो चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। यानी 26 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। मतदान प्रतिशत आप सबको पता है कि पहले की तुलना में यानी 2019 की तुलना में काफी कम रहा और इस बात ने बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी जहां सोच रही थी ज्यादा मतदान होगा तभी उसका 400 पार का या बड़ी जीत का सपना पूरा होगा, ऐसा होता नहीं दिखा और कम मतदान हुआ पिछली बार से, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। वहीं इंडिया अलायंस ये बात सोच रहा था कि ज्यादा मतदान होगा तो बीजेपी के खिलाफ लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे और इंडिया अलायंस को फायदा होगा। ऐसा भी नहीं हुआ, कम मतदान ने इंडिया अलायंस की भी टेंशन बढ़ा दी है। तो फिर आखिर हो क्या रहा है? दरअसल दोस्तों, इस पूरे चुनाव में अगर बहुत करीने से देखा जाए, बहुत सलीके से देखा जाए और बहुत गहराई से देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि बीएसपी ऐसी पार्टी है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने कोई बहुत बड़े दावे वादे नहीं किए। वो अपनी राजनीति कर रही है जैसे वो चित परिचित अंदाज में करती हुई नजर आई और ये बात हद तक साफ हो गई है कि 2014 और 2019 में उनका जो वोट प्रतिशत था वो 9.5% के आसपास का था और 2024 में भी ये माना जा रहा है कि उनका वोट प्रतिशत 19.5% से कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने टिकट वितरण इस तरह से किया है। और ये बात अब लोग मानने लगे हैं जो राजनीति को अच्छे से समझते हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, वो ये बात कह भी रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ बड़ा करने वाली हैं 2024 में। आरोप जितने ज्यादा लगते हैं ये समझ लीजिए कि सामने वाला उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी पे कोई आरोप नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि वो फाइट में नहीं है और जब आरोप ज्यादा लगने लगे तो समझ लीजिए कि उसी ने चिंता बढ़ाई। और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो आकाश आनंद को लेकर उनको पदमुक्त करने को लेकर आरोप हो या फिर बीजेपी की बी टीम कहने की बात हो, ये आरोप बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति ने बीजेपी और इंडिया अलायंस की नींदें उड़ा रखी है। और दोस्तों, मीडिया जो कल तक बीएसपी सुप्रीमो की बात नहीं कर रहा था, यानी फाइट में नहीं मान रहा था, आपने भी देखा होगा समाचार पत्रों में, न्यूज में फाइट बीजेपी और इंडिया अलायंस दिखाई जा रही थी। वहीं अब बड़े बड़े कॉलम में जो मुख्य समाचार पत्र है भारत के, उसमें बड़े बड़े कॉलम में ये बात निकल रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां हो रही हैं और जैसे जैसे रैलियां हो रही वैसे वैसे उनकी पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। दोस्तों, बता दें, दैनिक जागरण अखबार है और उसमें लिखा है मायावती की रैली से बढ़ रही उम्मीदें। ये पूरा निकला है और बात इन्होंने एक स्पेसिफिक सीट की है, मोहनलालगंज की। दोस्तों, मोहनलालगंज एक ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी कभी नहीं जीती, लेकिन अगर पिछले उनके आंकड़े उठा के देखेंगे 2009 लोकसभा से, यानी पिछले के 3 लोकसभा चुनाव 2009, 14, 19 उठा के देखेंगे
तो बीएसपी का वोट ग्राफ लगातार बढ़ा है। दोस्तों 2009 में बीएसपी और सपा की टक्कर हुई थी और बीएसपी को 25.89 वोट मिले थे, 89%, 25.89% वोट मिले थे। वहीं अगर 2014 की बात कर लें तो वोट प्रतिशत और बढ़ा और यह वोट प्रतिशत हो गया 27.75%, लगभग 2% से 2% के आसपास 2% के आसपास वोट बढ़े थे। वहीं अगर 2019 की बात कर ले तो बीएसपी को 42.52% मत मिले थे, यानी 15% के आसपास, 15% से ज्यादा वोट प्रतिशत में उछाल आया था। और इस बार यह माना जा रहा है कि मोहनलालगंज सीट पर बीएसपी कमाल कर सकती, क्योंकि लगातार बीएसपी के वोटों का ग्राफ बढ़ा है। और जिस तरह से आकाश आनंद के आने के बाद भी एक बड़ी उम्मीद जागी, युवाओं में जागी, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां जिस तरह से हो रही हैं और जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि मोहनलालगंज सीट पर कमाल हो सकता है। दोस्तों बात कर ले अगर प्रत्याशियों की, तो यहां पर बीजेपी ने कौशल किशोर हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, सांसद है मौजूदा और मंत्री भी हैं। वहीं अगर बीएसपी की बात कर ले तो राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मैदान में उतारा है, और ये पुराने कार्यकर्ता हैं, सक्रिय भी हैं और कार्यक्रमों में बीएसपी के लगातार भाग लेते रहते हैं, जाना पहचाना वहां का चेहरा है। जबकि इंडी गठबंधन यानी सपा की तरफ से आरके चौधरी मैदान में है, पुराने नेता ये भी हैं। दोस्तों जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो स्ट्रेटेजी अपना रही है, जिस तरह से, सबसे खास बात आपको बता दें कि इस बार का ये चुनाव खास तौर से जातियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यानी आप किसी भी सीट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी राजनीतिक दलों ने जाति पर बहुत गौर किया है, जाति पर बहुत ध्यान दिया, उसी के हिसाब से प्रत्याशी दोस्तों उतारे गए। और बीएसपी सुप्रीमो इस मामले में बीजेपी और इंडिया अलायंस से एक एक कदम आगे है। उन्होंने वो प्रत्याशी उतारे हैं जहां जहां पर उस जाति की संख्या ज्यादा है। चाहे वो अगर मुस्लिमों की बात कर ले तो जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां पर बीजेपी ने तो मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया। अगर समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की बात कर ले तो मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। मुरादाबाद सीट आप जानते हैं कि एसटी हसन का टिकट वहां से काटा गया, जो मौजूदा सांसद है। वही बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी ने कोई भी ऐसी सीट नहीं छोड़ी है जहां पर प्रत्याशी जो है वो जाति प्रतिशत जहां पे ज्यादा है उस जाति से ना उतारा हो। यानी बीएसपी सुप्रीमो सटीक राजनीति, सटीक चुनाव से पहले उन्होंने बहुत इस चीज को एग्जामिन किया, उस तरह से प्रत्याशी उतारे गए। और जरा सा भी प्रत्याशी बदलने में भी अगर उनको लगता है 1% ऊपर नहीं तो प्रत्याशी बदलने में हिचक नहीं रही है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति भी यही है, इसीलिए वो अकेले चुनाव लड़ रही है। वो ये बात जानती है कि जो उनके प्रत्याशी मैदान में हैं वो साइलेंट वोटर्स के जरिए, यानी बिना शोशेबाजी के जरिए वो चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 35% अनुसूचित जाति का वोटर है मोहनलालगंज सीट पे, और 35% वोटर इतनी बड़ी संख्या होती है कि जहां एक तरफा पड़ जाए पूरा चुनाव पलट सकता है। और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीएसपी से जिस तरह से और लोग और जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं वो बड़ा इंडिकेशन है, यानी 2007 वाला इंडिकेशन है। जैसे 2007 में सभी जाति धर्म के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बीएसपी को वोट दिया था और बीएसपी पूर्ण बहुमत, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत बनाने वाली सरकार बन गई थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी चौथी बार। और दोस्तों 2024 में भी 2007 वाला मामला रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी चुनाव से पहले भले ही कोई नहीं मान रहा था बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति को, लेकिन अब ये बात सब मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, और ये बात अब अखबारों में भी छपने लगी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां उम्मीदें बढ़ा रही हैं। यानी अभी भी खुलकर भले ही ना माने, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया का क्या हाल है, लेकिन ये बात दबी जुबान से मानी जाने लगी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार चुनाव में कमाल करने वाली हैं। और इसीलिए उनकी चर्चा अब विरोधी गुटों में ज्यादा है। वो फैसले कुछ भी ले, चर्चा सबसे ज्यादा विरोधी दल के नेता ही करते हैं।
दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।